नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बुधवार का दिन महाराष्ट्र की सियासत में काफी उठापटक लेकर आया। रात होते होते उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके तुरंत बाद बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो गया। मुंबई के ताज होटल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी नेताओं ने मिठाई खिलाई। अब देवेंद्र फडणवीस जल्द सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की भूमिका को पकड़कर रखते तो ये नौबत नहीं आती। साथ ही बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे फेसबुक लाइव सरकार तक कहा। आपने कहा कल तक बताएंगे क्या? कल आपको सब बताएंगे, कल सब बताएंगे। राज्य भर से लोग कल मुंबई पहुंचने वाले थे, उन सबको मैं आह्वान करता हूं, अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। ओके, जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। शपथ क्या परसों होगी? नहीं, वो तय हो रहा है। ओके, उद्धव जी ने आज कैबिनेट मीटिंग में आज औरंगाबाद का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, हिंदुत्व की राह पे फिर से चल पड़े। नहीं, वो थोड़ी देरी हुई। यदि यही स्टैंड लेकर वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय के साथ नहीं जाते, राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं जाते, पर हिंदुत्व का जो भूमिका है उसको पकड़ के रहते साथ में काम करते, तो आज जो नौबत आई वो नहीं आती। जो इस्तीफा उन्होंने 9 दिन पहले देना चाहिए था, वह इस्तीफा उन्होंने 9 दिन देरी से दिया है। क्या कारण देरी की? यह पूरी तरह से, जब तुम्हारे पास आंकड़े नहीं है तो 9 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? यह वसूली सरकार करके देश ने देखा, पर यदि इस्तीफा भी फेसबुक लाइव से होता तो फेसबुक लाइव से इस्तीफा देते। यह पूरी तरह से फेसबुक लाइव सरकार थी। सत्य का विजय हुआ है। और वहीं उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद उन्होंने आखिरकार ये फैसला किया। इसके बाद वो राजभवन गए और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राजभवन से निकलते हुए उन्होंने समर्थकों और पत्रकारों का अभिवादन भी किया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर अपने फैसले का ऐलान कर दिया था। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जिन लोगों को हमने सब कुछ दिया उन्होंने हमें धोखा दिया, और जिन्हें कुछ नहीं दिया वो हमारे साथ रहे। अपना उनका जो संबोधन था वो काफी भावुक था। उसमें उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे कामों को नजर लग गई। बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमने रिक्शे वाले, पान वाले को मंत्री बनाया, ये लोग बड़े हुए और हमें ही भूल गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन लोगों को जो कुछ दिया जा सकता था वो दिया, लेकिन अब वही लोग नाराज हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और शरद पवार का शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले करीब 3.5 घंटे चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के फैसले में दखल देने से कल इनकार कर दिया था, जिसके बाद गुरुवार यानी कि आज के लिए फ्लोर टेस्ट का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने जनता से संबोधन में यह भी कहा कि शिवसेना के समर्थक पूरी तरह से शांति बनाए रखें और जो बागी विधायक मुंबई आए उनका किसी तरह का कोई विरोध ना करें। मला मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे। तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता। आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही। आम्ही जे काय करतो ते साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो। मग उगाच गोळ्याच्या ढेपेला मुंगळा चिपटून बसतो तसं चिपटून बसणारा मी नाही। मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। मला मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे। तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता।
आम्ही कुठेही आपापले होऊन जात नाही. आम्ही जे काय करतो ते साध्या साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो. मग उगाच गोळ्याच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही. मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो. आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे. तो आपने सुना फेसबुक लाइव में किस तरह से उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया. इस समय उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करना है कि असली शिवसेना कौन है. बहरहाल इस बीच शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उनका जो गुट है वो कल रात गुवाहाटी से गोवा पहुंच गया. अब गोवा से सभी विधायकों को एक होटल में यहां पर रखा गया है. आज फ्लोर टेस्ट तो होना नहीं है, ऐसे में अब ये विधायक मुंबई कब तक पहुंचेंगे इसकी जानकारी अभी नहीं है. और शिवसेना के जो बागी विधायक हैं दीपक केसरकर, उन्होंने एनडीटीवी से बात करके कहा कि उद्धव का इस्तीफा खुश होने की बात नहीं है, वो भी दुखी हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिव सैनिकों से ज्यादा पवार करीब लगने लगे थे. पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने इस्तीफा दे दिया. अभी आप लोग गोवा पहुंचे. अभी इसके आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या कल आप मुंबई आएंगे कि अभी फिलहाल गोवा में रहेंगे? देखिए, उनका इस्तीफा हमारे लिए कोई आनंददायक बात बिल्कुल नहीं है. हम सबको दुख है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ लड़ते समय हमें हमारे लीडर से भी थोड़ी नाराजगी करनी पड़ी, उनसे दूर होना पड़ा. और इसका कारण मेनली ये दो है और ज्यादातर संजय राउत जी है जिनका काम ही था रोज उठ के एक स्टेटमेंट निकालना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और सेंट्रल और स्टेट में बहुत बुरी स्थिति पैदा करना. तो ये उनका जो काम था उससे सब स्थिति बिगड़ गई और इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा. और जो एनसीपी और कांग्रेस कर रही थी कि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें सब एमपी और एमएलए को हराने की जो कोशिश एनसीपी की तरफ से की जा रही थी, इसके कारण एमएलए तो नाराज थे ही. शायद एमपी जितने भी एमपी मुझे आज तक मिल चुके हैं उनका भी यही कहना था कि ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए. हमको एनसीपी और कांग्रेस खत्म कर रही है. और ये बोलने के बावजूद भी इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया उद्धव साहब की तरफ से. एक शिवसैनिक से ज्यादा, एक शिवसैनिक जो उनका एमएलए है उससे ज्यादा उनको पवार साहब का करीबी लगने लगे. और वो उसी वक्त ये दूरी बनती गई, ज्यादा बढ़ती गई और इसका नतीजा आज जो आप देख रहे हैं वही वह हो गया. लेकिन अब इसके आगे क्या आप लोग कल मुंबई आएंगे या आप लोगों को आने में समय है? आगे क्या करें? क्योंकि अभी तो ये कहा गया कि इनकी सरकार गिर गई. अब आगे क्या करेंगे? फ्लो टेस्ट होता तो आप मुंबई आते. अब लग नहीं रहा कि फ्लो टेस्ट होगा. तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो मुंबई बिल्कुल आएंगे. देखिए, पहले हमारा मीटिंग होगा, शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारा मीटिंग होगा. सब एमएलए, सब जो हमारे सहयोगी सदस्य हैं उनके साथ शिंदे साहब बात करेंगे. वो अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे और बाद में वो मिलेंगे जिनके साथ उनको ऐलान करना है तो उनके साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र. क्या अभी आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री होगा वो शिवसेना से होगा या देवेंद्र फडणवीस और आप मिलके फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या इस पर कोई चर्चा हुई है? नहीं, इसमें तो शिंदे साहब अनाउंस करेंगे. वो तो उनका स्ट्रेटेजी का भाग है. वो हमसे कल चर्चा करेंगे और वो आगे की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र और जल्दी से जल्दी बन जाएगी. सर, क्या कल आप लोग मुंबई आ रहे हैं? अब वो तो शिंदे साहब डिसाइड करेंगे. पहले हमारी मीटिंग तो हो जाने दीजिए. आप क्या दीपक केसरकर जी एक बार फिर से बतौर मंत्री हमें दिख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार में? नहीं, देखिए, मैंने मंत्री पद के लिए कुछ नहीं किया और मैं तो मुंबई में था. मेरे गाड़ी के पीछे जब गाड़ियां लग गई युवा सेना की तो मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि हमारी खुद की रिस्पेक्ट है. मैं एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ. मुझसे ऐसा बर्ताव कोई करे तो मैं वो टॉलरेट नहीं करता. क्या आप लोग अभी भी आके उद्धव जी से बात करेंगे केसरकर सर? देखिए, वो तो शिंदे साहब का ऑप्शन है लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे सब एमएलए ने बताया था कि आप बहुत बार बोल रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो कल का आखिरी दिन था, इसके बाद कुछ चर्चा नहीं होगी. तो मुझे लगता है कि मैंने ओपनली मीडिया का अनाउंस किया था और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने खुला खत लिखा था उनको. कल उन्होंने भी तो आह्वान किया कि आप आइए बात कीजिए. लेकिन उससे पहले उन्हें एनवीए के साथ उनका जो संबंध था वो तोड़ा नहीं ना. हमारी मांग तो वही थी. तोड़ी और फिर हमको बोला कि हम लोग आ जाते, लेकिन ये लेट अभी तो रेजिग्नेशन दे दिया. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर जाएंगे। इस दौरान वो कन्हैया लाल के परिवार वालों से भी मिलेंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे वो कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। 28 जून को टेलर कन्हैया लाल की उदयपुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। उदयपुर में इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट। और इस बीच राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि कन्हैया लाल की हत्या जिस तरह से की गई उससे सबकी रूह हिल गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि पूरी दुनिया के लिए वो उदाहरण बने। इस प्रकार की हत्या करना और जिस तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है उससे सबकी रूह हिल गई है और मैं समझता हूं कि वो लोग पकड़े गए हैं। अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने। लेकिन इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा और जो भी लोग संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको हमेशा के लिए उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की घटना अगर होती है तो बहुत चिंता का विषय है। और इस मामले में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को असंवेदनशील बताते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अगर हम लोगों ने ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को दबाना, बंद करना, एक्शन लेना पहले शुरू कर दिया होता तो आज के दिन में वो इतने ज्यादा इम्बोल्डन नहीं हुए होते। ये मिस गवर्नेंस, एक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी समझो, और अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की पॉलिसी, और अ टोटल लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। तो उदयपुर में देश को दहलाने वाले कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों का अब पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी घटना है और आरोपी रियाज पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था। आरोपी रियाज के फोन में 10 पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। वहीं इस केस की जांच अब NIA को सौंप दी गई है। बुधवार को हत्या के एक दिन बाद भारी पुलिस तैनाती के बीच दुकानदार कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार किया गया। कन्हैया की अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। कन्हैया के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। कन्हैया की पत्नी के मुताबिक कन्हैया को लगातार धमकियां मिल रही थीं और वो पिछले 6 दिनों से दुकान जाने में घबरा रहे थे। चिंतित थे क्या? दुकान पे नहीं जा रहे थे? कितने दिन से काम पे क्यों नहीं गए और क्या बोला? 7 बजे तो घर आ जाते, रात को 10 बजे आते थे तो 7 बजे आने लग गए। और पहले एक हफ्ते से नहीं गए थे या गए थे? नहीं गए थे, जा रहे ही नहीं थे। और जिस दिन गए ये हो गया? कल ही तो गए, कल की तो बात है ये। राजस्थान पुलिस ने कन्हैया के हत्यारे रियाज और गौस मोहम्मद को कल ही राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच NIA कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस पूरे मामले का उद्देश्य आतंक फैलाना है। जानकारी के मुताबिक गुलाम गौस 2014-15 में पाकिस्तान भी गया था। इस पूरे हत्याकांड में 2 मुख्य हत्यारों समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी में दोनों हत्यारों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों का संबंध पाकिस्तान के दावत इस्लामी नाम के संगठन से है। लगातार इन्होंने पाकिस्तान कुछ डेटा कॉल्स की। रियाज के फोन में कुछ 10 पाकिस्तानी नंबर भी निकले हैं। गौस मोहम्मद पाकिस्तान भी गया था, कराची गया था 2014-15 में, और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्या को अंजाम दिया ताकि लोगों के जहन में ये लोग दहशत पैदा कर पाएं। बाकायदा रेकी की और वीडियो पहले ही बना लिया था और इसको हत्या करने के बाद इन्होंने वायरल किया। पूरे उदयपुर में तनाव है और कर्फ्यू लगा हुआ है। दुकानें बंद है और लोग घरों में दुबके हुए हैं।
मंगलवार को गौस मोहम्मद और रियाज ने उदयपुर में दुकानदार कन्हैया लाल की नूपुर शर्मा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले की सारी शुरुआत सोशल मीडिया पे हुए बयानों से लेकर हुई है। कन्हैया लाल ने अपने लिखित बयान में पुलिस को बताया कि उसके फोन पे किसी ने अनजाने में नूपुर शर्मा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसके चलते उसे धमकियां मिलने लगी। लेकिन जो लोग उसको धमकियां दे रहे थे वो उसके आस पड़ोस के ही थे, इसलिए पुलिस ने दोनों को थाने पर बुला के राजीनामा करके मामले का निपटारा कर दिया। शायद पुलिस और कन्हैया को भी ये नहीं मालूम था कि इन बयानों को देखते हुए उन पर इस तरह का निर्मम हमला हो सकता है। उदयपुर से सौरभ शुक्ला के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल मर्डर केस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने तुष्टीकरण और ऐसी मानसिकता को पनाह देने वालों को जिम्मेदार ठहराया, तो कांग्रेस ने देश भर में माहौल बिगाड़ने को इसकी वजह बताया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। जो कुछ हम अफगानिस्तान में देखते थे कि वहाँ इस तरह की मानसिकता के लोग किस तरह से चुनौती दे करके लोगों का सिर धड़ से अलग कर रहे हैं, वही नज़ारा एक बार मेरे शांत राजस्थान में देखने को मिला, उदयपुर में देखने को मिला। उदयपुर तो स्तब्ध था ही, मेवाड़ एकदम चौंका हुआ था ही, पूरा राजस्थान भी एक बार स्तब्ध बना होकर के इस घटना को देख करके आश्चर्यचकित था कि ऐसा हमारे राजस्थान में हो सकता है। ऐसी बर्बरता जो झकझोर दे, मंजर ऐसा जो देखना और दिखाना मुमकिन नहीं। हत्या को अंजाम देने वाले बेशक सलाखों के पीछे हैं, पर सवाल कई। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इन लोगों को कौन प्रश्रय दे रहा था? इस तरह की मानसिकता के बीज इन लोगों के मस्तिष्क में क्यों किसने बोए हैं? कौन इन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा था? कौन इन लोगों को इस तरह से उकसा रहा था? और कुछ लोग अपने वोटों के लालच में इसको खाद, पानी और हवा देकर के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राज्य में सत्तासीन कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि देश में बिगड़ते माहौल का नतीजा बताया और बीजेपी को नसीहत भी दे डाली। लेकिन जब धमकी के बाद कन्हैया लाल ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी पर उसे मिली नहीं थी। 2017 में हमने मेरे बगल वाले जिले में राजसमंद में शंभूलाल रेगर ने अफराजुल को जब मारा तब इसी तरह से वीडियो बना के वायरल किया। पहलू खान आपने देखा, अखलाक खान आपने देखा, कमलेश तिवारी आपने देखा, सुबोध सिंह आपने देखा। तो यह माहौल जो खराब हो रहा है इस देश का, प्रधानमंत्री का एक राजधर्म है, उनका फर्ज है सामने आए, राष्ट्र को संबोधित करें, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें और नफरत कैसे कम हो समाज में, उस दिशा में कोई कदम उठाएं। उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन लाल मीणा के आरोप राज्य सरकार पर हैं। कन्हैया लाल की पुलिस से सुरक्षा की लगाई गई गुहार को गंभीरता से लिया जाता तो ये वाकया न होता। कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हालात खराब हुए वो कहीं न कहीं बीजेपी की जो एक हिंदू मुस्लिम की नीति है उसका नतीजा ये हो रहा है। देखिए, ये तो उनका इस तरह का आरोप लगाना एकदम गलत है और मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान कर रहे हो। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच धार्मिक गुरुओं ने इस करतूत की निंदा की है। ये इंसानियत सोच वाकया जिसमें दो शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोच है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बशीर बद्र साहब की दो पंक्तियाँ हैं, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। कोशिश करनी चाहिए कि ना हालात बिगाड़ें और ना ही बिगड़ने दें। इंसान हैं, इंसानियत को ज़िंदा रखें। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं महंगाई की। 18 जुलाई से लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है क्योंकि कई अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पर जीएसटी बढ़ेगा। वहीं होटल के कमरों, अस्पताल के रूम समेत कई उपभोक्ता सामान जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। आइए देखते हैं इस पर विस्तृत रिपोर्ट हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की।
अब किराना दुकानों में बिकने वाले कई तरह के अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने उन्हें पहली बार जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर गठित जीओएम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले के साथ ही अब पैक्ड और अनब्रांडेड दही, लस्सी और बटर मिल्क जीएसटी के दायरे में आएंगे। अनब्रांडेड और पैक्ड फूड ग्रेन्स, हनी, पापड़, मटन और मछली जैसे सामान पर भी जीएसटी लगेगा। 1000 रुपए तक किराए वाले होटल रूम पर 12% जीएसटी लगेगा। 5000 रूम से ज्यादा रेट वाले आईसीयू को छोड़कर हॉस्पिटल रूम्स पर 5% जीएसटी लगेगा। एलईडी लाइट्स और लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। बैंकों द्वारा जारी होने वाले चेक पर 18% जीएसटी, जबकि नक्शे, एटलस और ग्लोब पर भी 12% जीएसटी लगाया जाएगा। ये सभी फैसले 18 जुलाई से लागू होंगे। The 4 GOMs which were discussed relate to one which has now become popularly known as Rate Rationalization Committee group, which also looked at not just rate rationalization, it looked at exemptions, it also looked at correction of inversion. So that the exemptions and the inversion correction has been in toto accepted and they will be implemented. The details I'll share with you. 18th of July has been fixed the date on which we would be implementing that. इन फैसलों से क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? वित्त मंत्री ने कहा, सभी राज्य सरकारें इसके असर को समझती हैं। बैठक में जीएसटी कंपेंसेशन का भी मुद्दा उठा। कई विपक्षी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी कंपेंसेशन की अवधि 5 साल तक बढ़ाने की मांग की। महंगाई के इस दौर में जीएसटी काउंसिल ने कुछ तरह के गुड्स के ट्रांसपोर्ट पर लगने वाले जीएसटी पर राहत का भी फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज से जुड़ी सभी गतिविधियों पर एक यूनिफॉर्म 28% जीएसटी रेट लगाने के प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई। फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने इस मसले पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को निर्देश दिया है कि वो 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करें, जिसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने के लिए जीएसटी काउंसिल की एक विशेष बैठक होगी। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। 2 साल बाद आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। आज श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से यात्रा में देरी हुई। ये यात्रा आपको बता दें 43 दिन तक चलेगी, यानी 11 अगस्त तक रहेगी। और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बम बम भोले के नारे लगाते हुए यहां पर श्रद्धालु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा में काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, युवा नजर आ रहे हैं और कोई खच्चर से, कोई पैदल, अलग अलग तरीके से पहुंच रहा है और लोग बम बम भोले के साथ ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, किस तरह के इंतजाम यात्रा को लेकर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, देखने को तो इंतजाम यह है कि काफी सुरक्षा आपको मिलेगी। ऐसी सुरक्षा की शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। हजारों की तादाद में सुरक्षा फोर्सेस को तैनात किया गया क्योंकि आतंकी हमलों की हत्या है उससे निपटने के लिए। लेकिन उसे देखने के साथ साथ ये भी है कि लाखों कश्मीरी इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यात्रा है ये एक सांझी विरासत का एक हिस्सा है कि जो यात्रा है इसको यहाँ के मुसलमानों ने ही दरियाफ्त किया, जिसे बोटा मलिक कहते हैं जो अनंतनाग से हैं। उन्होंने 170 साल पहले दरियाफ्त किया और करीब 150 साल तक वही वो इस यात्रा को चलाते रहे। तो अगर ये कहा जाए ये कश्मीरियत की सिंक्रेटिक कल्चर की एक जीती जागती मिसाल है, वो यही यात्रा है। और आज सिर्फ पेंडेमिक की वजह से 2 साल बंद रही, बल्कि 2019 में भी यात्रा के बीचों बीच यात्रा को बंद किया गया। यात्रियों को वापस जाना पड़ा, कहीं एक को दिल बर्दाश्त हो गए क्योंकि 370 के खत्म होने से पहले यात्रा को बंद किया गया सरकार ने और यात्रियों को वहां से चलने को कहा गया। तो करीब अगर माना जाए तो एक फुल फ्लेज यात्रा जो है 3 साल बाद हो रही है। बड़ी तादाद में यात्री आ रहे हैं। उम्मीद यह है कि कहते हैं कि 6 से 8 लाख यात्री इससे आ जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। और इसके साथ ही कल जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ के
नेताओं से, जिनमें फारूक अब्दुल्ला और दूसरे लीडर भी शामिल थे, उनसे भी मीटिंग की। उनका कहा कि ये आपका ही सपोर्ट हो सकता है कि यात्रा सफल हो जाए, और यही है यकीनन, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला या दूसरे जो जितने भी नेता हैं, हर एक यात्रा की सफलता की बात कर रहा है, क्योंकि ये कश्मीरियत की सफलता यात्रा हो, इसमें कोई रुकावट न हो, इसमें कोई हिंसा न हो, ये है सबसे बड़ी बात है। जो मिलिटेंट्स या आतंकी हमले का खतरा हमेशा रहता है, इसीलिए हजारों की तादाद में सुरक्षा फोर्सेस को लगाया गया है। एक तरफ अगर बड़ी तादाद में पहले ही यहाँ सुरक्षा फोर्सेस है, 350 पैरामिलिट्री कंपनीज को यात्रा के लिए एडिशनल फोर्सेस यहाँ लाए गए। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे पूरी जम्मू से श्रीनगर या बालताल या पहलगाम तक सैकड़ों बंकर लगाए गए हैं, बड़ी तादाद में सुरक्षा है। लेकिन उससे बढ़ के जो चाहे पालकी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, 2 साल बाद कह रहे हैं कि शायद उन्होंने 4 पैसे कमाएंगे, यात्रियों को अपने कंधों पे बिठा के और पवित्र गुफा का दर्शन करवाएंगे। जी नजीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक कश्मीरियत और मिली जुली जो हमारी संस्कृति रही है उसकी एक जिंदा मिसाल ये अमरनाथ यात्रा है। सब मिलजुल के इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से, जहां कल जो है काफी उठापटक हमने देखी। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से कल फेसबुक लाइव के दौरान इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। इसके बाद वो राजभवन गए और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राजभवन से निकलते हुए उन्होंने समर्थकों और पत्रकारों का अभिवादन भी किया। उन्होंने कहा, मैं अप्रत्याशित रूप से सत्ता में आया और मैं इसी तरह से बाहर निकल रहा हूं। शिवसेना एक परिवार है, इसे टूटने नहीं देंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा। और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया। मुंबई के ताज होटल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी नेताओं ने मिठाई खिलाई। अब ये देखना ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस कब सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कल शाम को उठापटक जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेज हुई महाराष्ट्र की सियासत में, और उसके बाद उद्धव ठाकरे का इस्तीफा होता है। बीजेपी खेमा जो है वहां पे जश्न दिखाई दिया और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से नेता श्रेय देते हुए उन्हें मिठाई खिलाते हुए नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की भूमिका को पकड़ कर रखते तो ये नौबत नहीं आती। साथ ही बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे फेसबुक लाइव सरकार तक कह डाला। कल आपको सब बताएंगे, कल सब बताएंगे। राज्य भर से लोग कल मुंबई पहुंचने वाले थे, उन सबको मैं आह्वान करता हूं, अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। ओके, जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। शपथ क्या परसों होगी? नहीं, वो तय हो रहा है। ओके, उद्धव जी ने आज कैबिनेट मीटिंग में आज औरंगाबाद का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, हिंदुत्व की राह पे फिर से चल पड़े। नहीं, वो थोड़ी देरी हुई। यदि यही स्टैंड लेकर वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय के साथ नहीं जाते, राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं जाते, पर हिंदुत्व का जो भूमिका है उसको पकड़ के रहते साथ में काम करते, तो आज जो नौबत आई वो नहीं आती। जो इस्तीफा उन्होंने 9 दिन पहले देना चाहिए था, वह इस्तीफा उन्होंने 9 दिन देरी से दिया है। क्या कारण देरी की? यह पूरी तरह से, जब तुम्हारे पास आंकड़े नहीं है तो 9 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये वसूली सरकार करके देश ने देखा, पर यदि इस्तीफा भी फेसबुक लाइव से होता तो फेसबुक लाइव से ही इस्तीफा देते। ये पूरी तरह से फेसबुक लाइव सरकार थी। सत्य का विजय हुआ है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अभी तक शिवसेना और उनके बागी साथियों ने शिवसेना से इस्तीफा नहीं दिया है, उनका अगला कदम क्या रहेगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की ओर से फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद शिंदे राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ये मुलाकात आज या कल में हो सकती है। उसके बाद ये सरकार बनेगी। अगले 3 दिन में सरकार बनने का दावा पेश कर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी की ओर से फिलहाल सरकार बनाने का दावा अभी पेश नहीं किया जाएगा।
सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, सीधा हम उन्हीं का रुख कर रहे हैं। सोहित, ये क्या खिचड़ी पक रही है? अभी तक तो हम कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस कभी भी जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, बताएं इस खबर को जरा तफसील से। जया, देखिए, अब फडणवीस की ओर से इंतजार किया जा रहा है कि पहले एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे और वो चाहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बागी बने थे, वो अपने साथ विधायकों को ले गए थे, इसलिए सरकार बनाने का दावा उनकी ओर से पेश किया जाए। इसलिए आज जब एकनाथ शिंदे की ओर से सुबह 10 बजे एक बैठक होगी गोवा में, जहां पर वो अपने सभी विधायकों से बातचीत करेंगे, उसके बाद ये संभव है कि आज या कल में एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और दावा पेश करेंगे कि वो सरकार बनाए और अगले 3 दिनों के अंदर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा, ये कहा जा रहा है। और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये है, जो मैंने एक बीजेपी के सूत्र से बात की, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी भी कल ही वापस भारत लौटे हुए हैं, उनसे भी बातचीत की जानी है और जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है क्योंकि ये शिवसेना के ही लोग बागी बने थे और पहले दिन से बीजेपी कह रहे थे कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए शिवसेना के ही विधायक जाएंगे, वो कहेंगे कि अब हम सरकार बनाना चाहते हैं बीजेपी के साथ मिलकर, ये हमारे पास आंकड़े हैं और अभी आप हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। तो इसलिए एकनाथ शिंदे मुंबई आएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। बीजेपी अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी कि कब एकनाथ शिंदे आते हैं, लेकिन आज या कल में वो आ जाएंगे, तो इसे वेट एंड वॉच कहना भी सही नहीं रहेगा। अभी फिलहाल ये तय किया गया है और इसके लिए सुबह 10 बजे एकनाथ शिंदे अपने जो गोवा में अब पहुंच चुके हैं, पहले सूरत में थे, फिर गुवाहाटी में थे, फिर गोवा में है, तीनों जगह पर बीजेपी की ही सरकार थी। अब महाराष्ट्र में भी वो बीजेपी के साथ ही सरकार बना रहे हैं। तो गोवा में अब जब 10 बजे वो बातचीत करेंगे अपने विधायकों से, उसमें क्या कुछ संबोधित करते हैं इस पर भी हम कोशिश बना रहे हैं हमारे सूत्रों से बात कर पता लगाने का कि क्या कुछ वो कहेंगे। जैसे वो जानकारी मिलेगी वो भी हम देंगे, लेकिन ये संभव है कि एकनाथ शिंदे मुंबई आकर राज्यपाल के सामने कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए काबिल हैं और वो अकेले आ सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल हमें सूत्रों ने बताई है। इंतजार करना होगा कि क्या वो आज आते हैं या कल आते हैं और कब तक सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होता है, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है, इसे लेकर कई सवाल अब भी बरकरार है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो अब भी बरकरार है वो यह है कि एकनाथ शिंदे आखिर अभी भी शिवसेना के नेता हैं या नहीं। उद्धव ठाकरे भले ही वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, कल वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अगर आप सुने तब भी उन्होंने एक चीज जो कहा वो यही कहा कि शिवसेना मेरी है, मैं शिव सैनिकों का है और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो लड़ाई उसे लेकर जारी रहेगी और एकनाथ शिंदे और उनके जो गुट हैं वो क्या करते हैं वो देखना अहम होगा। बिल्कुल सोहित, यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब कोई दिक्कतें हैं नहीं और अगर नंबरों की भी बात करें तो नंबर भी उनके साथ है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। सोहित, अगर अब तक उन्होंने शिवसेना से इस्तीफा नहीं दिया है और किसी के साथ मर्ज भी नहीं किया है, तो अब क्या विकल्प शिंदे के पास रह जाते हैं? अदिति, देखिए, एकनाथ शिंदे पहले दिन से वो या उनके गुट के जो विधायक हैं उनका मानना है और उनका दावा है कि शिवसेना वो हैं और उनके पास सभी आंकड़े हैं। तो वो तो अपने आप को शिवसैनिक कह ही रहे हैं। जितने भी बाइट्स अगर आप देखें जो अलग अलग विधायकों के आ रहे हैं, पीछे शिवसेना के होर्डिंग लगी हुई थी, बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर थी, आनंद दिघे की तस्वीर थी और नीचे एकनाथ शिंदे की तस्वीर थी। तो वो तो अपने आप को एक अलग गुट मान रहे हैं शिवसेना के भीतर ही, उनका कहना है कि असली शिवसेना वो हैं। लेकिन सवाल अदिति यह है कि क्या 40 विधायकों का समर्थन होने से शिवसेना या कोई भी एक पार्टी आपकी हो जाती है? क्योंकि विधायकों को छोड़कर आपके पास सांसद होते हैं, आपके पास जिला प्रमुख होते हैं, आपके पास जो ग्रामीण महाराष्ट्र है उसमें अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, वो किसके साथ है? कल दीपक केसरकर से भी मैंने जब ये बात पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई सांसद भी हैं जो नाराज चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो अभी अपने आप को शिवसैनिक ही कह रहे हैं, लेकिन क्या वो ये कहते रह पाएंगे? क्या इसके लिए भी एक बार फिर से जो अदालत है उसका दरवाजा खटखटाया जाएगा? अदिति, बिल्कुल यहाँ नजर बनी रहेगी। सोहित, एक छोटा सा सवाल ये भी, भले ही बीजेपी अभी दावा पेश नहीं कर रही, जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है, जिस तरह से मिठाइयां बांटी जा रही है, देवेंद्र फडणवीस को खिलाई जा रही है। मुंबई बीजेपी ने एक ट्वीट किया है कि ये तो अभी झांकी है, मुंबई महानगर पालिका अभी बाकी है। तो पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो अलग है, जो दिखाया जा रहा है वो अलग है। आगे की रणनीति बीजेपी खेमे में क्या? जी देखिए, ये जो आप स्ट्रैटेजी है आप पहले दिन से सोचिए। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब उसके बाद कोविड आ गया, अगर उस समय सरकार गिर जाती तब शायद बीजेपी के पास जो सिंपैथी वोट्स है वो नहीं जाते या बीजेपी पर कई सवाल उठाए जाते। उसके बाद उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब हो गई, तब भी अगर सरकार गिराई जाती
तब भी परेशानी होती। अब ये एक ऐसा समय था जब उद्धव ठाकरे की भी तबीयत ठीक थी, कोविड का भी हालात नहीं थे और राज्यसभा में ये लोग हार चुके थे, विधानसभा में विधान परिषद के एक चुनाव में महाविकास आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए प्रॉपर टाइमिंग देखकर उन्होंने ये कदम उठाया है। और आप देखिए अभी आगे क्या कुछ हो रहा है। हाँ। बीएमसी चुनाव आ रहे हैं, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है जहां पर पिछले 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है। अब शिवसेना का एक गुट तो खुद बीजेपी के साथ है, तो क्या वो एक साथ जाएंगे बीएमसी चुनाव के लिए, या उद्धव ठाकरे कहेंगे कि नहीं मैं अलग लड़ रहा हूं, शिवसेना मेरी है? ये एक परेशानी बनी रहेगी। लेकिन बीएमसी अपने आप में, आप सोचिए 32,000 करोड़ रुपए का जिसका बजट होता है, कई राज्यों से ज्यादा इसका बजट होता है, तो हर कोई चाहता है कि बीएमसी उनके पास आए और बीजेपी बहुत समय से कोशिश करे। और केवल बीएमसी नहीं, बीएमसी के बाद आता है टीएमसी जो है थाने महानगर पालिका, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहां पर एकनाथ शिंदे का काफी अच्छा कंट्रोल रहा है। हमने प्रकाश शिंदे से बात की थी, उन्होंने कहा था कि शिवसेना के कुल 67 जो पार्षद हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें, ऐसे कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर अब तक शिवसेना काफी मजबूत रही है। और उसके वजह से आप सोचिए कि जिस महानगर पालिका में आप मजबूत रहते हैं, यानी जमीन पर आपका जो स्तर रहता है। जी जिस तरह से सोचता आप कह रहे हैं कि अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद उद्धव ठाकरे और उनके खेमे में जो बचे कुछ विधायक, उनके बेटे आदित्य ठाकरे बचे हैं, उनके लिए सफर बहुत लंबा होगा। शुक्रिया सोहित, वक्त की थोड़ी कमी है, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे यहाँ पर। तो इस वक्त बैठक के बाद आज या कल शिंदे जो गुट है वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है और उसके बाद वो आगे की रणनीति को तय करेंगे। और वहीं कल जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जिन लोगों को हमने सब कुछ दिया उन्होंने हमें धोखा दिया, जिन्हें कुछ भी नहीं दिया वो हमारे साथ खड़े रहे। भावुक संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे कामों को नजर लग गई। बागी विधायकों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि हमने रिक्शे वाले, पान वाले को मंत्री बनाया, ये लोग बड़े हुए और हमें ही भूल गए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि लोगों को जो कुछ दिया जा सकता था वो दिया, लेकिन अब वही लोग नाराज हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान सोनिया गांधी और शरद पवार का शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले करीब 3.5 घंटे कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद गुरुवार यानी आज फ्लोर टेस्ट का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट की कोई जरूरत नहीं रह गई। इस बीच उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधन में यह भी कहा कि शिवसेना के समर्थक पूरी तरह से शांति बनाए रखें, बागी जो विधायक वापस मुंबई लौटेंगे शिवसेना के, उनका विरोध ना करें। मला मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे। तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता। आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही। आम्ही जे काय करतो ते साध्या साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो। मग उगाच गुळाच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही। मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, मातोश्री, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देते हुए वो भावुक भी होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि उनके पास जो शिवसेना है उसे कोई नहीं छीन सकता। मला मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे। तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता। आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही। आम्ही जे काय करतो ते साध्या साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो। मग उगाच गुळाच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही। मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, मातोश्री, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। तो यहां पर मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दिया, ये फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा। वहीं इस बीच जो शिवसेना के बागी विधायक हैं उनका गुट कल रात गुवाहाटी से गोवा पहुंचा और गोवा में सभी विधायकों को एक होटल में अभी रखा गया है।
और क्योंकि अब आज फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे में अब ये विधायक मुंबई कब तक पहुंचेंगे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि ये सुनने में मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो 1 या 2 विधायकों या कुछ और विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने आ सकते हैं अपनी आगे की रणनीति के लिए। और उधर शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने एनडीटीवी से बात कर कहा कि उद्धव का इस्तीफा उनके लिए खुश होने की बात नहीं है, वे भी दुखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिवसैनिकों से ज्यादा पवार करीब लगने लगे थे। पहला सवाल ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी आप लोग गोवा पहुंचे, अभी इसके आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या कल आप मुंबई आएंगे कि अभी फिलहाल गोवा में रहेंगे? देखिए, उनका इस्तीफा हमारे लिए कोई आनंददायक बात बिल्कुल नहीं है। हम सबको दुख है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ लड़ते समय हमारे लीडर से भी थोड़ी नाराजगी करनी पड़ी, उनसे दूर होना पड़ा। और इसका कारण मेनली ये 2 है और ज्यादातर संजय राउत जी है, जिनका काम ही था रोज उठ के एक स्टेटमेंट निकालना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और सेंट्रल और स्टेट में बहुत बुरी स्थिति पैदा करना। तो ये उनका जो काम था, उससे सब स्थिति बिगड़ गई और इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। और जो एनसीपी और कांग्रेस कर रही थी कि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें सब एमपी और एमएलए को हराने की जो कोशिश एनसीपी की तरफ से की जा रही थी, इसके कारण एमएलए तो नाराज थे ही। शायद एमपी, जितने भी एमपी मुझे आज तक मिल चुके हैं, उनका भी यही कहना था कि ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए, हमको एनसीपी और कांग्रेस खत्म कर रही है। और ये बोलने के बावजूद भी इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया उद्धव साहब की तरफ से। एक शिवसैनिक से ज्यादा, एक शिवसैनिक जो उनका एमएलए, उससे ज्यादा उनको पवार साहब का करीबी लगने लगे और वो उसी वक्त ये दूरी बनती गई, ज्यादा बढ़ती गई और इसका नतीजा आज जो आप देख रहे हैं वही वह हो गया। लेकिन अब इसके आगे क्या आप लोग कल मुंबई आएंगे या आप लोगों को आने में समय है? आगे क्या करें? क्योंकि अभी तो ये कहा गया कि इनकी सरकार गिर गई, अब आगे क्या करेंगे? फ्लो टेस्ट होता तो आप मुंबई आते, अब लग नहीं रहा कि फ्लो टेस्ट होगा, तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो मुंबई बिल्कुल आएंगे। देखिए, पहले हमारा मीटिंग होगा, शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारा मीटिंग होगा। सब एमएलए, सब जो हमारे सहयोगी सदस्य है, उनके साथ शिंदे साहब बात करेंगे, वो अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे और बाद में वो मिलेंगे जिनके साथ उनको ऐलान करना है, तो उनके साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे महाराष्ट्र। क्या अभी आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री होगा वो शिवसेना से होगा या देवेंद्र फडणवीस और आप मिलके फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या इस पर कोई चर्चा हुई है? नहीं, इससे तो शिंदे साहब अनाउंस करेंगे, वो तो उनका स्ट्रेटेजी का भाग है। वो हमसे कल चर्चा करेंगे और वो आगे की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र, और जल्दी से जल्दी बन जाएगी। सर, क्या कल आप लोग मुंबई आ रहे हैं? अब तो शिंदे साहब डिसाइड करेंगे, पहले हमारी मीटिंग तो हो जाने दीजिए। आप क्या दीपक केसरकर जी एक बार फिर से बतौर मंत्री हमें दिख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार में? नहीं, देखिए, मैंने मंत्री पद के लिए कुछ नहीं किया और मैं तो मुंबई में था। मेरे गाड़ी के पीछे जब गाड़ियां लग गई युवा सेना की, तो मैं वहां से निकल गया क्योंकि हमारी खुद की रिस्पेक्ट है। मैं एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ, मुझसे ऐसा बर्ताव कोई करे तो मैं वो टॉलरेट नहीं करता। क्या आप लोग अभी भी आके उद्धव जी से बात करेंगे केसरकर सर? देखिए, वो तो शिंदे साहब का ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे सब एमएलए ने बताया था कि आप बहुत बार बोल रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल का आखिरी दिन था, इसके बाद कुछ चर्चा नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मैंने ओपनली मीडिया का अनाउंस किया था और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने खुला खत लिखा था उनको। कल उन्होंने भी तो आह्वान किया कि आप आइए बात कीजिए, लेकिन उससे पहले उन्हें एनवीए के साथ उनका जो संबंध था वो तोड़ा नहीं ना। हमारी मांग तो वही थी, तोड़ी और फिर हमको बोला कि हम लोग आ जाते, लेकिन ये लेट, अभी तो रेजिग्नेशन दे दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर जाएंगे। इस दौरान वो कन्हैया लाल के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ गहलोत की एक बैठक होने जा रही है। आपको बता दें 28 जून को टेलर कन्हैया लाल की उदयपुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। उदयपुर में इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद यहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया था।
और इस वक्त हमारे सहयोगी उदयपुर में ही मौजूद हैं सौरभ शुक्ला। सौरभ, यहाँ मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं, परिजनों से मुलाकात करेंगे और इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं? कल हमने देखा किस तरह से नारेबाजी भी हुई थी। बिल्कुल जय, इस वक्त अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे उदयपुर में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड हैं। लगभग 11:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। पहले अशोक गहलोत जाकर के कन्हैया लाल उनके परिवार वालों से मिलेंगे। जैसे आपने बताया कि 50 लाख के जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है उसकी घोषणा कर दी है। इसके अलावा दोनों जो बेटे हैं कन्हैया लाल के, उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अशोक गहलोत यहाँ पर मुलाकात करेंगे और लगभग 3 बजे के करीब वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब दूसरा जो पहलू है कि जो अब तक जांच हो रही है NIA की, वो किस दिशा में जा रही है और अब तक क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आई है। कल हम लोगों ने जैसा कि ये जानकारी दी थी कि जो दोनों ही आरोपी हैं उनका पाकिस्तान कनेक्शन निकल करके सामने आया है, जिसमें जो एक आरोपी है गौस मोहम्मद, ये कराची में लगभग 45 दिन रह करके आया था 2014-15 में। इसकी वहाँ ट्रेनिंग भी हुई थी। लगातार इनके दोनों मोबाइलों से, जो दोनों के फ़ोन्स हैं, उनसे कुछ पाकिस्तान के टेलीफोन नंबर्स मिले हैं जिनसे वो डेटा कॉल करते थे। इसके अलावा दोनों आरोपी में जो गौस मोहम्मद है वो नेपाल भी गया था। अरब देशों में भी कुछ इनकी बातचीत आई है। अब तक इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौस मोहम्मद और रियाज के अलावा जो दोनों मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा जो लोग जिनके खिलाफ कन्हैया लाल ने शिकायत दर्ज कराई थी धमकी देने के लिए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनको भी कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त NIA पूरे इस केस की जांच कर रही है। जो राजस्थान ATS है उसके IG प्रफुल्ल कुमार जो अब तक SIT हेड कर रहे थे, अब वो राजस्थान ATS अब असिस्ट कर रही है, सहयोग कर रही है NIA का। तो फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे जो पूरा केस है उसको क्लोज किया जाए और कोशिश यही है कि इनकी जो टेरर लिंक्स कहां से जुड़ रहे हैं। अभी तक एक पाकिस्तान के संगठन दावत इस्लामी का नाम सामने आया है जिससे ये लोग एसोसिएटेड हैं। क्या इसके अलावा भी इनके कुछ और दूसरे आतंकी संगठनों से संबंध हैं? और जैसा कि कल भी जानकारी मिली थी कि ये दोनों ही रियाज और गौस मोहम्मद ISIS के जो वीडियोस हैं, जैसे वो बीहेडिंग करते हैं, उसको देखते थे, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड। बिल्कुल सौरभ, यही उम्मीद करते हैं कि 25 से 26 इन लोगों को जल्द से जल्द प्रोसिक्यूट करके इन सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाए ताकि आगे कोई ऐसी भी हरकत कम से कम ना कर सके। सौरभ, अगर आप संक्षेप में बता सकें, उदयपुर के लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द क्या वहां पर बिगड़ा है? क्या लोगों में कोई कटुता वहां पर देखने को मिली? किस तरह की भावना लोगों के मन में है इस घटना के बाद? देखिए आदित्य, कर्फ्यू लगा हुआ है तो कल जब यहाँ किसी को निकलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई कल जो वहाँ पर अंत्येष्टि में थे, वहाँ पर काफ़ी रोष था। एक छुटपुट पत्थरबाजी की घटना भी हुई एक धार्मिक स्थल पर, लेकिन पुलिस ने मौके को संभाल लिया। लोगों में नाराज़गी है, रोष है, लेकिन वो ये रोष नहीं है कि हिंसा पे उतर आए। सब इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं, अचंभित हैं। उदयपुर बहुत शांत शहर है, कल से समझ में आ रहा है। आज यहाँ पर एक सद्भावना रैली निकालने की भी बात है, मौन प्रदर्शन करने की बात है। इसमें सारे धर्मों के लोगों को आगे आने के लिए कहा है, अभी तक उसकी इजाजत नहीं दी है यहाँ के प्रशासन ने। वो रैली भी निकाली जाएगी, लेकिन लोगों में रोष है, लेकिन ये नहीं है कि वो हिंसा करने लग जाए आकर के। राजस्थान वैसे भी शांत रहता है। उदयपुर एक पर्यटन के लिहाज से जाने वाला शहर है, वो भी उनको भी पता है कि अगर कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट सस्पेंड है, तो जो पर्यटन का व्यापार है उस पर बहुत असर पड़ जाता है। लोगों ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करा ली हैं, लोगों ने जो होटल्स बुकिंग कराई थी वो कैंसिल करा ली हैं। तो बहुत सारी एक हिंसा की घटना होती है, उसका असर बहुत व्यापक होता है। तो लोग नाराज हैं, लेकिन सब यही कह रहे हैं जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई खत्म की जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि वो जो गुस्सा है लोगों का ठंडा हो सके और बोले नहीं न्याय हुआ है। तो वो एक लोगों में भावना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। तो अच्छी बात यह है कि जिस तरह की घटना हुई उसके बाद जिस तरह के तनाव की आशंका जताई जा रही थी, उसको कंट्रोल में, नियंत्रण में यहाँ पर गहलोत सरकार सफलतापूर्वक करती हुई नजर आ रही है। और जिस वक्त ये घटना घटी उसके तुरंत बाद ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात करेंगे। और इस बीच राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि कन्हैया लाल की हत्या जिस तरह से की गई उससे सबकी रूह हिल गई है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि पूरी दुनिया के लिए वो एक उदाहरण बने। इस प्रकार की हत्या करना
और जिस तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है उससे सबकी रूह हिल गई है। और मैं समझता हूं कि वो लोग पकड़े गए हैं, अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने। लेकिन इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा और जो भी लोग संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको हमेशा के लिए उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की घटना अगर होती है तो बहुत चिंता का विषय है। और इस पूरे मामले पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को असंवेदनशील बताते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अगर हम लोगों ने ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को दबाना, बंद करना, एक्शन लेना पहले शुरू कर दिया होता तो आज के दिन में वो इतने ज्यादा इम्बोल्डन नहीं हुए होते। ये मिसगवर्नेंस, एक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी समझो, और अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की पॉलिसी, और अ टोटल लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। और अब बात करते हैं महंगाई की। 18 जुलाई से लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है, क्योंकि कई अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पर जीएसटी बढ़ने जा रहा है। और वहीं होटल के कमरों, अस्पतालों के रूम समेत कई उपभोक्ता सामान जीएसटी के दायरे में अब आने वाले हैं। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ये विस्तृत रिपोर्ट। अब किराना दुकानों में बिकने वाले कई तरह के अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने उन्हें पहली बार जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर गठित जीओएम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले के साथ ही अब पैक्ड और अनब्रांडेड दही, लस्सी और बटर मिल्क जीएसटी के दायरे में आएंगे। अनब्रांडेड और पैक्ड फूड ग्रेन्स, हनी, पापड़, मटन और मछली जैसे सामान पर भी जीएसटी लगेगा। 1000 रुपए तक किराए वाले होटल रूम पर 12% जीएसटी लगेगा। 5000 रूम से ज्यादा रेट वाले आईसीयू को छोड़कर हॉस्पिटल रूम्स पर 5% जीएसटी लगेगा। एलईडी लाइट्स और लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। बैंकों द्वारा जारी होने वाले चेक पर 18% जीएसटी, जबकि नक्शे, एटलस और ग्लोब पर भी 12% जीएसटी लगाया जाएगा। ये सभी फैसले 18 जुलाई से लागू होंगे। The 4 GOMs which were discussed relate to one which has now become popularly known as Rate Rationalization Committee group, which also looked at not just rate rationalization, it looked at exemptions, it also looked at correction of inversion. So that the exemptions and the inversion correction has been in toto accepted and they will be implemented. The details I'll share with you. 18th of July has been fixed the date on which we would be implementing that. इन फैसलों से क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? वित्त मंत्री ने कहा सभी राज्य सरकारें इसके असर को समझती हैं। बैठक में जीएसटी कंपेंसेशन का भी मुद्दा उठा। कई विपक्षी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी कंपेंसेशन की अवधि 5 साल तक बढ़ाने की मांग की। महंगाई के इस दौर में जीएसटी काउंसिल ने कुछ तरह के गुड्स के ट्रांसपोर्ट पर लगने वाले जीएसटी पर राहत का भी फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज से जुड़ी सभी गतिविधियों पर एक यूनिफॉर्म 28% जीएसटी रेट लगाने के प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई। फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने इस मसले पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को निर्देश दिया है कि वो 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करें, जिसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने के लिए जीएसटी काउंसिल की एक विशेष बैठक होगी। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 दिन में बीजेपी का सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। दूसरी खबर, गोवा में एकनाथ शिंदे का गुट है और कब तक मुंबई जाएंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और तीसरी खबर उदयपुर से, जहां हमलावरों का पाकिस्तानी संगठन से संपर्क, ये खबर निकल कर आई है।
चौथी खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। पैक्ड पनीर, मीट, पापड़, अब कई चीजें जो हैं वो और महंगी होने जा रही। पांचवी और आखिरी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जहां 2 साल बाद आज से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है।